हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। चलिए बच्चों, आज फिर से एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग जुड़ते हैं रसायन विज्ञान के इस अगले भाग में, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी अभी हम लोगों ने पिछला लेसन पढ़ा, विलयन। इसके बाद दूसरा हमारा लेसन जो है वो रासायनिक बलगतिकी। हालांकि दूसरा आपका जो लेसन था वो था वैद्युत रसायन, लेकिन हम लोग इसको स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ये छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से खत्म होगा। आप लोग अक्षय से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, और इसके लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, तो टारगेट कर लिया जाए पहले। तो हम देखते हैं रासायनिक बलगतिकी क्या है। तो क्या है रासायनिक बलगतिकी? तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि एक अभिक्रिया होती कैसे। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो कि हम बात कर रहे हैं रासायनिक बलगतिकी की, तो अभिक्रिया अभिक्रिया कैसे होती है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हमने लिया कि हमें रोटी बनानी है। रोटी के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री है? पानी होना चाहिए, आटा होना चाहिए। तो आटे को हमने क्या किया, पानी के साथ मिलाया और अच्छे से गूथा। गूथने के बाद जो गूथा हुआ आटा हमें मिला, ये गूथा हुआ आटा हमारे लिए किसके रूप में कार्य करेगा? अभिकारक। हमें इससे क्या बनाना है? रोटी बनानी। अब जो रोटी बननी है, तो रोटी के बनने के लिए आटे का जो गूथा हुआ भाग है उसको घटाना पड़ेगा, अर्थात उससे हम काट कर जो हम कहते हैं लोई निकालना, निकाल लिए। फिर उसको रोटी बना के आगे हमने सबमिट कर दिया। इस तरीके से जैसे जैसे आटे की मात्रा घटती जाएगी, वैसे वैसे रोटियों की संख्या बढ़ती जाएगी। अर्थात अगर हम आटे को, गूथा हुआ आटा, इसको अभिकारक मान लें और रोटी को उत्पाद मान लें, तो क्या कह सकते हैं कि जब इधर से हमारा अभिकारक जैसे जैसे घटेगा, वैसे वैसे उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। अंत में ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, तो हम कहेंगे हमारी रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होगी। अब आते हैं इनमें रासायनिक बलगतिकी का योगदान क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने में जो समय लग रहा है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद की जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, वो कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है और कितने समय में हो रहा है, इन सब का अगर अध्ययन किया जाए तो वो कहलाएगी रासायनिक बलगतिकी। अर्थात रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर या उसकी सांद्रता में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाए, क्या कहलाती है? रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। इस रासायनिक बलगतिकी के अनुसार अगर हम बात करें तो अभिक्रियाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली अभिक्रिया का नाम होगा तीव्र अभिक्रिया, और दूसरे का नाम होगा मंद अभिक्रिया। पहला भाग हमारा है तीव्र अभिक्रिया। क्या है तीव्र अभिक्रिया, जरा देखा जाए। ध्यान से समझिए, अभिक्रिया की तीव्र होने का मतलब, जैसे हमारे पास अभिकारक है और इससे क्या बन रहा है? उत्पाद। अगर अभिकारक से उत्पाद जल्दी बन जाए, शीघ्र बन जाए, तुरंत बन जाए, तत्क्षण बन जाए,
तो हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया तीव्र यानी तेजी से हो रही। तो वे अभिक्रियाएं जो तत्क्षण उत्पाद में परिवर्तित हो जाती हैं, आप लोग आराम से लिख लीजिए, वे अभिक्रियाएं जो तत्क्षण मतलब तुरंत उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, क्या कहलाती है, तीव्र अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जो तुरंत उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, क्या कहलाती है, तीव्र अभिक्रिया। ठीक है, अब समझिए तीव्र अभिक्रिया है क्या। ऐसी अभिक्रियाएं जो 10 की घात -3 से 10 की घात -8 सेकंड में, या 10 की घात कुछ किताबें -14 तक भी बताती हैं, में पूर्ण हो जाए, अर्थात बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाए, पलक झपकते ही, इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, तीव्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्पल जितनी भी हमारी आयनिक समीकरण है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ये सब कैसी अभिक्रिया है, तीव्र अभिक्रिया। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक अम्ल है HCl और एक क्षार है NaOH, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके NaCl प्लस जल बनाते हैं, तो कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, तीव्र अभिक्रिया। तो तीव्र अभिक्रिया क्या है समझ गए। ये अभिक्रियाएं इतनी तेज होती हैं कि इनकी दर का आकलन करना, ठीक है, वो संभव नहीं हो पाता या फिर बहुत कठिन होता है। जैसे अगर मान लो कि कोई कहे कि अभी यहां से तुरंत प्रकाश गया है, या कोई प्लेन बहुत तेजी से आए, बिल्कुल साए से निकल जाएगा, तो आपसे कोई पूछे बताओ इसकी स्पीड कितनी थी, तो क्या हम तुरंत बता सकते नहीं। लेकिन कहे कोई व्यक्ति है वो चल रहा है तेजी से, बताओ कितनी गति से, तो हो सकता है हम किसी यंत्र को लेकर उसके साथ चल सके और नाप सके। इसी तरीके से जो अभिक्रियाएं बहुत तेजी से होती हैं, उनकी दर निकालना संभव नहीं होता। अब आते हैं मंद अभिक्रिया की बात। कौन सी, मंद अभिक्रिया, अर्थात वे अभिक्रियाएं जो तुरंत उत्पाद में परिवर्तित नहीं होती, या ऐसी क्रियाएं जो बहुत देर में पूर्ण होती हैं, क्या कहलाती हैं, मंद अभिक्रिया। जैसे मान लिया जाए कि हमने एक लोहे का टुकड़ा लिया, उस लोहे के टुकड़े को अगर हम खुले में रख दें, क्या 1 घंटे में जंग लग सकता है, नहीं। तो लोहे में जंग लगना कैसी क्रिया है, मंद। सिरके का बनना मंद। जो अभिक्रियाएं तुरंत उत्पाद में परिवर्तित नहीं होती, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उदाहरण समझ गए, जैसे लोहे में जंग का लगना। फिर आगे हम चर्चा करते हैं कि ये जो मंद अभिक्रियाएं होती, इनमें भी 2 प्रकार, एक मंद अभिक्रिया होती, एक अति मंद होती। जैसे कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो 1 मिनट में पूर्ण हो जाए, 2 मिनट में पूर्ण हो जाए, तो हम कह सकते हैं कैसी अभिक्रियाएं हैं, मंद। लेकिन जो अभिक्रियाएं सालों लग जाए, 6 महीने लग जाए, वो क्या है, अति मंद अभिक्रिया। जैसे
अगर मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराएं प्रकाश की अनुपस्थिति में, इसकी इस अनुपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में अगर इसकी अभिक्रिया हम कराएं तो ये लगभग 2 साल में पूर्ण होती है। तो हम ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहें? अति मंद अभिक्रिया। समझ में आई बात? लेकिन आपको तैयारी जो करनी है वो अतिमंद अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तीव्र अभिक्रिया होनी चाहिए। तुरंत आपके सवालों का आंसर मिले, तुरंत सब कुछ हुआ ना। चलिए अगली बात अगर हम बात करें तो किसी अभिक्रिया की दर के निर्धारण में कौन सी अभिक्रिया प्रभावी होती है? तीव्र या मंद? मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रियाओं के वेग निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात इनकी हम दर समीकरण या इनका कुछ भी हम ज्ञात करना संभव नहीं, इसलिए हम कौन सी मंद अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे ना। अगली टॉपिक का नाम है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता। चलिए देखिए, जैसे पहले उदाहरण देखते हैं, समझते हैं। N2 + 3H2 is equal to 2NH3. H2 + I2 is equal to 2HI. PCl5 is equal to PCl3 + Cl2, या फिर 2KClO3 is equal to 2KCl + half O2। यहां से अगर देखें, चलो एक और ले लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं। एथिल एसीटेट का जल अपघटन CH3COO C2H5 + H2O is equal to CH3 COOH + C2H5 OH। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमें देखना क्या है, ये बाईं तरफ जितने भी होते हैं इन सब को कहते हैं अभिकारक, और दाहिनी तरफ वालों को उत्पाद। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर नाइट्रोजन का गुणांक कितना है? 1। कितना है? हाइड्रोजन का गुणांक कितना है? 1। कितना है? 1, सॉरी कितना है? 3। नाइट्रोजन का गुणांक 1, हाइड्रोजन का गुणांक 3, यानी टोटल अगर देखें तो कितना आ रहा है? 4। कितना आ रहा है? तो हम कह सकते हैं कि इसकी आणविकता कितनी है? 4। फिर से ध्यान से देखो, यहां से हाइड्रोजन का गुणांक कितना? 1। I2 का गुणांक कितना? कुछ नहीं तो 1। कितना हुआ? अर्थात इसकी आणविकता कितनी है? क्या इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इसकी आणविकता कितनी है? कितनी है? 1। बताओ इनकी आणविकता कितनी है? इसका भी 1, इसका भी 1, कितना हो गया? अब यहां से हम परिभाषा बनाते हैं, क्या है? तो आणविकता समझ में आ रही कि अभिकारक के जो अणु है इनकी कुल संख्या है। तो क्या कह सकते हैं? किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक, ध्यान से समझिए क्या चीज है? अभिकारक। उत्पाद नहीं ले रहे हैं, किसकी संख्या देखते हैं? अभिकारक। तो किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक अणुओं की
कुल संख्या अभिकारक अणुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। कोई दिक्कत? चलो देखते हैं क्या बना। किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक अणुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है? 4। इसकी आणविकता, इसकी आणविकता 1, इसकी आणविकता 2। समझ गए? तो बताओ अभिक्रिया की आणविकता देख सकते हैं? चलिए, तो अभिक्रिया की आणविकता अगर समझ में आ गया है तो हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है अभिक्रिया की दर या फिर अभिक्रिया का वेग। चलिए देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। ध्यान से समझिए, जब भी कभी एक शब्द आ जाए दर, कौन सा आ जाए? तो आप समझ जाना बच्चों कि हमेशा कहीं ना कहीं उसमें समय की बात की जा रही है। तो जब भी हम किसी भी चीज को समय के सापेक्ष तुलना करते हैं तो वहां पर दर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा फिजिक्स में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो सूत्र में क्या आता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो बटे में समय है कि नहीं? संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं ना। तो वहां पर जो दर शब्द लगा है, दर तभी लगता है जब क्या लगा हो? बटे में समय। ठीक है। इसी प्रकार से मान लेते हैं किसी अभिक्रिया के जो अभिकारक है उनकी सांद्रता x है। कितनी है? x। इस सांद्रता में हम आगे का डेल्टा शब्द लगा दें, यहाँ पर डेल्टा अक्षर लगा दें, तो इस संकेत का मतलब हो गया परिवर्तन, अर्थात x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2। ठीक है। मतलब हमेशा दो चीजों का क्या होगा? अंतर। डेल्टा x अपान डेल्टा t मतलब t1 माइनस t2। देखिए, इसकी परिभाषा हम दो तरीके से बना सकते हैं। नीचे वाली संख्या को एकांक किया जाए, ऊपर वाले को बता दिया जाए तो परिभाषा बन जाए। तो क्या कहेंगे? एकांक समय में हुए सांद्रता परिवर्तन, एकांक समय में हुए सांद्रता परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का। बताओ समझ में आ गई बात? और जब ये समय लगा हो तो हम दर शब्द बनाकर भी इसकी परिभाषा बना सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं? ऊपर जो लिखा है उसके परिवर्तन की दर, अर्थात किसी अभिकारक के सांद्रता परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। अर्थात अभिकारक की सांद्रता जितनी तेजी से घटेगी उत्पाद उतनी तेजी से उधर बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि सांद्रता परिवर्तन जो है वो निर्धारित करता है कि अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग किस स्पीड से या किस दर से हो रही है। ठीक है। दर को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसको हम काहे से प्रदर्शित करेंगे? आर से। तो क्या परिभाषा बनी बच्चों, जरा बताओ। एकांक समय में, एकांक समय में
हुए सांद्रता परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का क्या कहते हैं, वेग। समझ में आ गई बात? क्या बताया? एकांक समय में हुए सांद्रता परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक, सूत्र क्या बनेगा? आर बराबर, या फिर से लिखते हैं, आर बराबर डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। ध्यान से समझो, अगर हम बात करें सांद्रता की, तो जो सांद्रता होती है, सांद्रता का मात्रक क्या होता है? हमेशा मोल प्रति लीटर। सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। बटे में क्या लगा है? समय। क्या लगा है? समय का मात्रक सेकंड। क्या बन सकता है? इसको हम देखिए ध्यान से, तो बनेगा मोल, लीटर ऊपर लेके जाए, लीटर इनवर्स, सेकंड भी ऊपर जाएगा तो सेकंड। तो मात्रक क्या बनेगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई? अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग क्या है, इसका मतलब समझ में आया? तो ध्यान से समझिए, जैसे मान लो यह अभिकारक है, इससे कोई उत्पाद बनना है, तो अभिकारक जितनी तेजी से परिवर्तित होगा उत्पाद पे, यही इसके अभिक्रिया के होने की दर को डिसाइड करेगी। तो अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन जितनी अधिक होगी, उत्पाद आपका उसी तेजी से आपका बनेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के जो सांद्रता परिवर्तन है, वही अभिक्रिया की दर होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपके सांद्रता परिवर्तन की दर हुई है ना। इसी में अगर हम बच्चों छोटा सा अंतर करें, छोटा सा अंतर करें, सूक्ष्म बातों का परिवर्तन करते हुए अगर हम बात करें, तो हम सीधा कह सकते हैं छोटे छोटे परिवर्तन से सीधा दो परिभाषाएं और बन सकती हैं। आइए जरा समझते हैं। इसी प्रक्रिया में चलिए हम थोड़ा सा परिवर्तन करके देखते हैं। अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग हो गया, हमें जानना है अभिक्रिया का औसत वेग। अभिक्रिया का औसत वेग क्या चीज? औसत वेग। देखते हैं अभिक्रिया का औसत वेग क्या है। बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो हमने समय में कोई चीज डिसाइड नहीं किया, कोई निश्चित नहीं किया, समय कितना हो, कैसा हो। तो अगर हम समय को यहाँ निश्चित कर दें, जहां पे लिखा है एकांक समय में, वहां कह दे अगर हम निश्चित समय अंतराल में हुए सांद्रता परिवर्तन को, तो जो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग था वो क्या बन जाएगा? औसत वेग। ठीक है, तो क्या परिभाषा बन सकती है? ध्यान से देखिए बच्चों, छोटा सा परिवर्तन, एकांक समय को हटाकर हमने क्या कर दिया? निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल में हुए सांद्रता परिवर्तन को अभिक्रिया की क्या कहेंगे? औसत वेग। अभिक्रिया का क्या हो जाएगा? औसत वेग। ये हो गया अभिक्रिया का
औसत वेग। ध्यान से अगर समझेंगे तो यहां से जो परिभाषा है, तो हम औसत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम लिख सकते हैं आर एवरेज बराबर डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। यहाँ पे समय जो होगा वो क्या होगा? निश्चित होगा। ठीक है। इसी तरीके से मात्रक में हमें लग रहा कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर सांता नीचे वही समय है, इसलिए हमारे मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी में अगर हम कह दें तात्क्षणिक वेग, बच्चों कौन सा वेग? तात्क्षणिक वेग। तो जहां पे लिखा है निश्चित समय अंतराल में, वहां हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म समय अंतराल। ध्यान से समझिए, एक परिभाषा याद करेंगे इस तरह से कई हो जाएगी। तो सूक्ष्म समय अंतराल में, सूक्ष्म समय अंतराल में हुए सांद्रता परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग ना कह के क्या कहेंगे? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। कौन सा वेग? तात्क्षणिक वेग। जो तात्क्षणिक वेग होता है इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्टेंटेनियस। क्या कहते हैं? इसलिए हम इसको लिख देते हैं आर इंस्टेंटेनियस। यहां पर जो हमारे पास निश्चित समय अंतराल में थी, यहाँ पे हम लिमिट लगाते हैं डेल्टा टी इंस्टेंट टू 0, अर्थात सूक्ष्म समय अंतराल के लिए किसी अपक्रिया की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? अपक्रिया का तात्क्षणिक वेग। अब समझिए, जब लिमिट यहाँ अप्लाई करेंगे तो डेल्टा आपने कई बार फिजिक्स में पढ़ रखा है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी क्या बन जाता है? डी एक्स अपान डी टी। तो इस प्रकार से इंस्टेंटेनियस रेट जो होगी वो डी एक्स अपान डी टी। यहाँ पर भी ऊपर सांद्रता परिवर्तन है, नीचे समय ही है, तो यहाँ पर भी इसके मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से एक बार हम सारी चीजें समराइज कर लेते हैं। क्या क्या हम लोगों ने आज पढ़ा? अपक्रिया रासायनिक बलगतिकी क्या है? तो रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अपक्रिया की दर या उनमें होने वाले सांद्रता परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। रासायनिक बलगतिकी में तीव्र अपक्रिया, मंद अपक्रिया पढ़ा। ऐसी अपक्रियाएं जो तुरंत उत्पाद में परिवर्तित हो जाती हैं तीव्र अपक्रिया कहलाती हैं, और ऐसी अपक्रियाएं जो तुरंत उत्पाद में परिवर्तित नहीं होती हैं मंद अपक्रिया कहलाती हैं। ठीक है। इसके बाद अपक्रिया की आणविकता, किसी अपक्रिया में उपस्थित अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। हम लोगों ने आणविकता निकालना भी सीखा। अपक्रिया की दर या अपक्रिया का वेग, किसी भी अपक्रिया में अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन में होने वाली जो दर है या सांद्रता परिवर्तन की दर को अपक्रिया का वेग या अपक्रिया की दर कहते हैं। वहीं अगर निश्चित समय अंतराल में अपक्रिया सांद्रता परिवर्तन हो रही है तो उसे हम औसत वेग, और अगर वहीं अपक्रिया की सांद्रता परिवर्तन की दर किसी सूक्ष्म समय अंतराल के लिए हो तो इसे हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। बच्चों फिर से मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे कि अपक्रिया की कोड क्या है, वो कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से। ठीक है। तो अपक्रिया की कोड जो है, प्रथम कोड है, शून्य कोटि है, द्वितीय कोड, तृतीय कोड। ठीक है। इस प्रकार से हम इन सब अपक्रियाओं के बारे में फिर से कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।